हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टूडियो ENGG में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इससे सारे डाउट जो है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके PDF का, और आगे की वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड जो होता है वो कंडक्टिविटी में अमेजिंग रेंज रखता है। अमेजिंग रेंज मतलब कि वो कभी कभी क्या होता है ना, आप सॉलिड में आपको पता है कि सॉलिड दो तरीके के होते हैं। इंसुलेटर भी एक सॉलिड ही है, बट वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, यानी अपने अंदर से वो पास नहीं होने देता। वहीं हम कंडक्टर को देखें तो कंडक्टर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास होने देता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजरती है। लेकिन सेमीकंडक्टर वहीं पे क्या होता है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, कभी नहीं, और कभी कम अमाउंट में करता है, और कभी ज्यादा हीट देने से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो इसी के बेसिस पे क्या हुआ, उसकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे क्या हुआ कि ये सॉलिड जो है वो तीन पार्ट्स में क्या है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला कौन सा आप देखिए, कंडक्टर। दूसरा आप कौन सा देखिए, इंसुलेटर। और तीसरा सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो 10⁴ टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की क्या करते हैं, कंडक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, किस रेंज की कंडक्टिविटी, 10⁻7 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कंडक्टिविटीज के बीच में जो इनकी कंडक्टिविटी होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जो मेटल 10⁻7 रेंज के होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होता है कि जिसकी 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जिनकी रेंज होती है कंडक्टिविटीज की, वो क्या कहलाते हैं, आपके इंसुलेटर। फिर उसका सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर की क्या होती है कि 10⁻⁻6 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जिसकी कंडक्टिविटी होती है वो क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। फिर इसके बाद हम यहां पे आते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। तो मेटल में क्या होता है कि कंडक्टिविटी किस तरीके से होती है, और इसमें एक बैंड थ्योरी भी है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले एक चीज क्या पता होनी चाहिए कि जो कंडक्टर है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू या फिर आयंस के थ्रू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या कि मेटल जो होते हैं वो क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि फ्लो होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसके बाद यहाँ पे ये बैंड थ्योरी दी हुई है। ठीक है, तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर किस तरीके से डिवाइड है। ठीक है, अब आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं किस तरीके से होगा इंसुलेटर कैसे। जैसे कि हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फील्ड बैंड, और ये हमारा क्या है, फॉरबिडन जोन। मतलब इसका मतलब ये है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये जंप करके यहां से यहां तक पहुंच गए तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर ये यहां तक नहीं पहुंचे तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो यही क्या होता है कि इसमें कंडक्शन बैंड और फील्ड बैंड के बीच में बहुत सारा गैप होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले एरिया को, मतलब फॉरबिडन जोन लो लिखा है, इस एरिया को क्या करते हैं कि जंप नहीं कर पाते हैं, तो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यहां से वहां तक पास नहीं हो पाती है। मतलब कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर तक नहीं जा सकते। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर नहीं गए तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हुए, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी इसकी बहुत कम हो गई, मतलब 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है कि गैप जो होता है किसके किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। ठीक है, तो उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है कि ये आपको ये दिख रहा है स्मॉल एनर्जी गैप, ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड, ये क्या है आपका बैलेंस बैंड। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होता है कि जंप कर जाते हैं, इसमें कुछ अमाउंट में जंप कर जाते हैं और कुछ यहीं तक पहुंच पाते हैं, मतलब किसके बीच में रह जाते हैं। तो आधे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर तक पहुंचे और आधे यहां तक पहुंचे, जिसके कारण क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कम अमाउंट में कंडक्ट हो रही। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती, किसके कंपैरिजन में, इंडक्टर के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक
कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और एनर्जी गेन करने के कारण उनकी जो वेलोसिटी है वो तेज हो जाती है। तो वेलोसिटी तेज हुई तो क्या होता है कि यहां से यहां तक जंप करने लगते हैं और ज्यादा तेजी से जल्दी जल्दी जंप करने लगते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। अब ये हमारा क्या है कि इसके सिलिकॉन और जर्मेनियम दो एग्जाम्पल है। किसके? सेमीकंडक्टर को। कौन से सेमीकंडक्टर के? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटीज को मिलाना ही क्या कहलाता है? हमारा डोपिंग कहलाता है। क्या होता है कि डोपिंग दो तरीके से कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज को मिला दें, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो जैसे कि हम ग्रुप 15 के एलिमेंट मिलाएं तो क्या होगा कि रिच इंप्यूरिटीज हो। ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से? फास्फोरस, आर्सेनिक। लेकिन हम वही ग्रुप 13 के अगर एलिमेंट्स को मिलाएं तो ग्रुप 13 के एलिमेंट मिलाएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनेगा। अब इसी में हम आगे बिल्कुल एक्सप्लेन करके देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो ये देखिए हमारा पहले नंबर पे कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट इंप्यूरिटी। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है कि ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ग्रुप 14 में क्या होता है कि 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड होते हैं नेबरिंग एटम से। कैसे? ये देखिए, जैसे आपको सिलिकॉन का एटम दिख रहा है तो ये जो आपका है इसके आप कॉर्नर्स पे देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, यहां पे ऊपर भी होगा 7 8। तो यहां पे क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बनती है। शेयरिंग से किस तरीके से बनती है? अगर आप में यहां पे देख रहे हैं, ये जैसे कि एक ये वाला आइटम है और एक ये वाला आइटम है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये जो आपको एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। मतलब कि ये शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग से किस तरीके से बना? जैसे कि एक इसने अपना दे दिया और एक इसने अपना दे दिया, तो क्या हुआ कि दोनों ने एक एक दे दिया, तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गई शेयरिंग से। तो ये एक यहां पे, एक यहां पे, ये देखिए जैसे कि हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये तो 8 डॉट है, लेकिन क्या होता है कि एक इसका है और एक इसका है और एक इसके ऊपर एटम होगा उसका होगा। तो मतलब इसके पास चारों तरफ के एक एक मिला के कितने बचे? 4। तो ये 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और किस तरीके से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं अपनी नेबरिंग से। अब जब हम इसमें 15 ग्रुप एलिमेंट है जैसे कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में आता है। एक्स्ट्रा में कैसे आ जाता है? ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, लेकिन एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा। तो मतलब इसके बाद कितने एटम बचे? 4 बचे। लेकिन अब आर्सेनिक के पास लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कंडक्टिविटीज में, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटीज में क्या होता है कि हेल्प होता है, मतलब कि उसकी कंडक्टिविटीज को इंक्रीज करता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी डोपिंग। आर्सेनिक मिला दिया हमने इसमें तो यही क्या कहला रहा है? आपकी डोपिंग, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ रहा है, एक एटम यहां पे बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटी पे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटीज क्या होती हैं कि जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या करेंगे, ग्रुप 13 के एलिमेंट बढ़ा दें, ठीक है। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट बढ़ाने से क्या होगा कि यहां पे देखिए, अब ग्रुप 13 के एलिमेंट के कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम, ये कौन से आते हैं? ग्रुप 13 में आते हैं। तो हम ग्रुप 13 में देखते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं ग्रुप 13 में, ठीक है। तो ग्रुप 13 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3 हुए। तो हम अगर देखिए किस तरीके से, जैसे कि हमारा क्या है, सिलिकॉन का हो गया, ठीक है। तो इसमें 4 हैं, आपके साइड में देख रहे हो आप, ये देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4 होते हैं। किस तरीके से? कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग की है इसने। तो इसका एक एटम, इसका एक एटम है, इसका एक एटम है और ऊपर वाले का एक एटम, मतलब इसके पास टोटली कितने एटम बचे? 4। अब ये जो 4 एटम है, अब जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मिला देते हैं तो क्या होता है कि यहां पे ये देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है, इसको मैं बोल दूं कि एल्युमिनियम है, ठीक है। ये जो आपको मैंने दिख रहा है ये एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 ही है। तो यहाँ पे 7 ही एटम है। तो 7 एटम है तो क्या हो रहा है कि ये देखिए, एक इसका हो जाएगा एटम, एक इसका एटम हो जाएगा और एक जो नीचे इसका एटम हो जाएगा। अब ये वाला जो एटम है इसका हो जाएगा, मतलब कि इसके पास टोटल कितने बचे? 1 2 3, मतलब 3 ही एटम बचे इसके पास। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एटम की कमी हो रही है, जिसके कारण भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन होल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है।
और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इंप्योरिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो इससे पहले इलेक्ट्रॉन रिच पढ़ा उसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं पी टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए आपको यहां पे एक होल प्रोड्यूस हो गया। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर में जब हम पी टाइप में सेमीकंडक्टर में होल बोलते हैं उसको, तो इस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर और वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक इलेमेंट बनते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। आप डायोड बनते हैं, तो डायोड क्या है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है, एक डायोड बनता है जिसका हम रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। उसके करंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके करंट है उसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। कैसे, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर बनाते हैं किस तरीके से, सैंडविचिंग मतलब होता है लेयर चढ़ाना। तो सैंडविचिंग मतलब कि हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ाते हैं। किस तरीके से, दो लेयर एक टाइप के सेमीकंडक्टर की होनी चाहिए और एक लेयर अलग टाइप के सेमीकंडक्टर की। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमने क्या किया कि समझ लीजिए कि एक लेयर ये है, ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर की है। ठीक है, और एक लेयर ये क्या है, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब जो इसके बीच में एक लेयर होगी वो क्या होगी कि एन टाइप की सेमीकंडक्टर की होगी। तो यही मतलब है कि जब हम दो लेयर चढ़ा देते हैं किसकी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की, और उसके बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर रखते हैं तो ट्रांजिस्टर बनता है। और उल्टा भी कर सकते हैं, हम एन टाइप सेमीकंडक्टर दो ऊपर रख सकते हैं, बीच में क्या रख सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इससे भी क्या बनाते हैं, ट्रांजिस्टर्स। इसका आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं, अब ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरीके से यूज आते हैं, सिग्नल, ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज आते हैं, और रेडियो सिग्नल जो होते हैं उसको एम्पलीफाई करना। तो मतलब कि जैसे आप रेडियो में सुनते हैं 92.7, 93.5 रेड एफएम, इस तरीके से जो आप देखते हैं, तो ये क्या है कि इनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, इनका अलग अलग सिग्नल्स होता है। तो उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हम एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। उसके बाद आप जो सोलर सेल देखते हैं, तो सोलर सेल भी क्या होता है कि यहाँ पे डायोड का ही बना होता है। किस डायोड का बना होता है, फोटो डायोड का बना होता है। उसमें भी क्या लगा हुआ था है, सेमीकंडक्टर लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव नोट्स होने वाला है। तो जो सारे सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएट होते हैं, मतलब कि आपको पता है कि जो भी मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी सॉलिड होता है उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, या फिर वो जो एक इलेक्ट्रॉन है कुछ ना कुछ एक टीनी मैग्नेट यानी छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ये दो तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट को ओरिजिनेट करता है। क्या, एक क्या होता है कि जैसे कि दो तरीके, किस तरीके से, जैसे कि कोई एटम है उसका न्यूक्लियस होता है, या तो उसके अराउंड पे क्या होगा कि न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होगा कि रोटेट होगा इस तरीके से, या फिर कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद में ही रोटेट होता है। खुद में कैसे रोटेट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में ही इस तरीके से रोटेट होगा। तो कभी कभी अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, अपने स्पिन पे रोटेट होता है, और ये किसी न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं तो क्या होता है कि किस बेसिस पे, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो सब्सटेंस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। और कौन कौन सी कैटेगरीज है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो 5 सब्सटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। अब किस तरीके से मैं बताऊं आपको मैग्नेटिक फील्ड से, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका लोहा है, अगर आप उसको मैग्नेट लगाते हैं तो लोहा भी क्या होता है कि मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। किस तरीके से, जैसे कि मेरे पास एक मैग्नेट है, अगर मैं उसको लोहे पे, जैसे कि लोहा है इसमें इस तरीके से अगर मैं उसको चिपकाऊं, तो इधर साइड अगर मैं दूसरे लोहे को भी चिपकाऊं तो ये जो लोहा है ये भी मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। तो ऐसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये किस कारण से होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, O2, कॉपर 2+, Fe3+ और Cr3+, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, बाकी एग्जाम्पल तो इसके बहुत हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है कि वीकली रिपेल्ड होते हैं। किससे रिपेल्ड होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? H2O और NaCl। अब ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे पेयर होते हैं, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक जैसे कि कौन कौन से? आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो ये क्या है कि जो एक मैग्नेट ही है, एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो इन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। क्या बाद हम आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में, फोर्थ नंबर पे। तो सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, क्या कहता है कि इस प्रॉपर्टी को, इस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को शो करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका डोमेन है, अब डोमेन क्या है? तो डोमेन आप देखिए क्या होता है, ये देखिए जैसे कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या था कि इस तरीके से होगा। लेकिन क्या होता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि एक ऊपर के डायरेक्शन में, एक नीचे के डायरेक्शन में, एक ऊपर डायरेक्शन में, एक नीचे के। तो मतलब कि इसमें एक ऊपर एक नीचे होता है। तो जैसे कि अगर एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या होता है कि दोनों फोर्सेस को, यानी कि दोनों फोर्सेस को क्या करता है कि कैंसिल कर देता है, जिसके कारण इसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो जीरो होता है। इसमें ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है, किसमें? एंटोफेरोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं। तो थर्ड नंबर पे हम देखते हैं, इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे क्या है? फेरीमैग्नेटिज्म। तो फेरीमैग्नेटिज्म सब्सटेंस क्या होते हैं कि जो अनइक्वल नंबर्स में डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है इनका डोमेन। ये हम समझते हैं किस तरीके से। तो जैसे इसका आप डोमेन देखिए, एक ऊपर है, दो नीचे है, दो ऊपर है, एक नीचे, मतलब कि अनइक्वल नंबर्स में और डिफरेंट डायरेक्शन में। तो क्या होता है कि इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होता है। और इसके एग्जांपल क्या है? मैग्नेटाइट है, मैग्नीशियम फेराइट है, जिंक फेराइट है, ये कुछ इसके एग्जांपल है। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आगे की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और इसके ऑब्जेक्टिव के PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। मेक इजी, लर्न इजी।